अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के आरटीपी का फटाफट अमेंडमेंट्स। आरटीपी आपका ये मई 2017 पर आधारित है। इन वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके आरटीपी मई 17 पर आधारित ये वीडियोस हैं। इसका मतलब जिस वक्त आप इन वीडियोस को सुन रहे हो उस वक्त आपके सामने में आरटीपी मई 2017 का अमेंडमेंट्स वाला पोर्शन खुला हुआ होना चाहिए। अदरवाइज ये वीडियोस आपके लिए उतनी काम की चीज़ नहीं है, तो ध्यान रहे आरटीपी मई 2017 जो है वो आपके सामने में खुला हुआ होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अलग से लिखने के लिए, मार्क करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए मैं आपको टाइम नहीं देने वाला, इसीलिए आप पॉज बटन का इस्तेमाल करोगे और जो कुछ भी लिखना, मार्क करना, अंडरलाइन करना होगा वो करोगे। तीसरी बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन वीडियोस को बताते वक्त मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने डायरेक्ट टैक्स कम से कम एक बार अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, या फिर क्लासेस अटेंड की होगी, डायरेक्ट टैक्स की अच्छे तरीके से क्लासेस करी होगी, या फिर हमारे डायरेक्ट टैक्स के फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियोस जो है वो अच्छे तरीके से आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपसे, तभी ये वीडियोस आपके लिए काम की चीज़ है। ठीक है, और चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात, जितनी भी वीडियोस हमारी आती है CACSvideos.com पे हम लोग डीवीडीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस आती है उन सब चीज़ों, सब वीडियोस के लिए मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, विशेष इंस्ट्रक्शन, कि जब भी कोई टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हूँ, डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है, उसके बाद खुद से पॉज करके उसको एक बार गो थ्रू करोगे, एक बार रीड करोगे उस कंसेप्ट को। इसीलिए मैं आपसे यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी आप यहाँ पर एक बार मैंने बताया उसको तुरंत पॉज करोगे, एक बार रीड करोगे, ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में बैठ जाए, आपको बार बार जो है वो हर बार उतना ही एफर्ट ना लगाना पड़े। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात को फॉलो करते हुए इन वीडियोस को सुनोगे। और एक और बात कि इन वीडियोस को सुनते वक्त में व्हाट्सएप, फेसबुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, नहीं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होगा। और वीडियोस का एक फ़ायदा ये है कि आप ट्रेवलिंग टाइम को यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका जो है अदरवाइज नॉन प्रोडक्टिव आवर होता है, जैसे कि कोई कोई खाना खाने के बाद 1 घंटे आराम करता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो वो आप इसको, इन वीडियोस को मोबाइल में लेकर लेट कर भी सुन सकते हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा, उसके बाद हम लोग सर्कुलर के बारे में अपनी कहानी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है आपका नोटिफिकेशन नंबर 42/2016। ठीक है, जैसा कि कैपिटल गेन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हर बार कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बताती है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बताती है, कैपिटल गेन को कंप्यूट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बताती है। इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था आपका, फाइनेंशियल ईयर जो था इससे पहले का, उसमें बताया गया था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 में क्या बताया गया था, जैसा कि मैंने आपको याद करवाया था कि हिंदू धर्म में आपका 108 शुभ अंक माना जाता है, इसमें 1 लगा दो, 1081, 1018 था 15-16 का। अब जहाँ तक बात करते हैं 16-17 के रिस्पेक्ट में आपका 1125 है, 1125 है 16-17 के रिस्पेक्ट में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपके एग्जाम में जनरली दिया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 2 अटेम्प्ट का याद रखना है, दो ईयर का याद रखना है, जिससे आपको हो सकता है काफ़ी मदद मिलेगी। अगर नहीं दिया हो गलती से भी तो 16-17 का 1125, 16-17 का 1125, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, नोटिफिकेशन नंबर 43/2016, 43/2016। नोटिफिकेशन नंबर में से केवल रेफरेंस पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको स्पेशली बता दूंगा कि भाई यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन नंबर भी याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया होंगे उसका। अदरवाइज नोटिफिकेशन नंबर ऐसे ही याद हो जाता है 42/2016, 43/2016, तो वो बात अलग है। हम लोग बात करते हैं 14A के रिस्पेक्ट में, 14A का सबसेक्शन 1, इसके रिस्पेक्ट में चर्चा करते हैं। ये रूल नंबर 8D जाने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स क्या बोलता है? इनकम टैक्स बोलता है कि जिस इनकम को हम अपने इनकम टैक्स के तहत इनकम नहीं मानते हैं, ठीक है, मतलब टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, उसके रिस्पेक्ट में किया हुआ खर्चा भी हम डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। इनकम बोलने वक्त में हमने इनकम नहीं माना, तो एक्सपेंस बोलते वक्त में हम आपको उसका खर्चा क्यों अलाउ करें, मतलब कि आपका जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है, जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है उसके रिस्पेक्ट में किया गया खर्चा भी आपको अलाउ नहीं होता है। अब ये इनकम कमाने के रिस्पेक्ट में एक वर्ड आप गौर करो, इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड में जैसे ही आपको बोलूंगा रूल नंबर 8D में आपको ध्यान आना चाहिए कि ये वाला
एग्जेम्प्टेड वाला इनकम जो कि टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन रहा है, उसके रिस्पेक्ट में किया गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में किया गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलने का तात्पर्य आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग 14A के सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि ये जो एक्सपेंस जो है डिसअलाउ करना है, ये वाला खर्चा जो होता है उसका डिडक्शन जो होता है वो नहीं देना है असेसिंग ऑफिसर को। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कभी कभी बुक्स ऑफ अकाउंट से क्लियर नहीं हो पाता है कि ये खर्चा एग्जैक्टली है कितना, उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा प्रिस्क्राइब्ड मेथड से कि ये खर्चा डिसअलाउ जो करने वाले हैं हम, ये एग्जेम्प्टेड इनकम के रिस्पेक्ट में वो खर्चा है कितना। बुक्स ऑफ अकाउंट से अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो ये असेसिंग ऑफिसर भाई साहब डिटरमाइन करता है। इसके लिए वो प्रिस्क्राइब्ड मेथड को फॉलो करता है। प्रिस्क्राइब्ड मेथड, अब जब प्रिस्क्राइब्ड मेथड को फॉलो करेगा तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि भैया आप इस मेथड प्रिस्क्राइब करो। असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी तो नहीं है कि मेथड भी वही डिटरमाइन करेगा। असेसिंग ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेथड बताएगी उस मेथड से ये वाला कैलकुलेट करेगा, वो वाला डिटरमाइन करेगा। इसीलिए रूल नंबर 8D है। रूल नंबर 8D क्या बोला नोटिफिकेशन के थ्रू? मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम अंडर रूल नंबर 8D। अब नोटिफिकेशन के बारे में जहां तक आप चर्चा करते हो 43/2016 के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में एक और बात आती है कि यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 16-17 में फाइनेंस मिनिस्टर ने चर्चा करी। वहां पर क्या बोला इसके रिस्पेक्ट में? ये 14A के सबसेक्शन 2 के बारे में जो कि असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उतना एक्सपेंस जितना आपका एग्जेम्प्टेड पर जो किया गया है उसको डिसअलाउ करो। तो यहाँ पर बोला गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इसको रिस्ट्रिक्ट करो। ये जो एक्सपेंस होता है डिसअलाउ करने के लिए जा रहे हो उसको रिस्ट्रिक्ट करो। 1% ऑफ एवरेज मंथली वैल्यू 1% ऑफ एवरेज मंथली वैल्यू। किस चीज की वैल्यू? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। 1% ऑफ एवरेज मंथली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड पे गौर कराया था आपको। अब जहां तक बात करते हैं कि ये तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट बेचारी परेशानी में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिस्पेक्ट में रूल नंबर 8D बताया, और रूल नंबर 8D में बताया कि आपको खर्चे को असेसिंग ऑफिसर भाई साहब वो जो डिसअलाउ करो कि आप खर्चे उसको दो भाग में बांटना है। सबसे पहले जो एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू है, वो जो इनकम के रिस्पेक्ट में जो खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू है उसको तो आप डिसअलाउ करोगे ही करोगे। साथ में 1% ऑफ एवरेज एनुअल एडवांस। यहां पर देखो ध्यान देना, एनुअल एवरेज, ठीक है, एनुअल एवरेज ऑफ किस चीज का? मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसको तोड़ के पढ़ो। सबसे पहले यहां पर स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको जितने भी ये वो इन्वेस्टमेंट होंगे उसका मंथली एवरेज निकालना पड़ेगा। मंथली एवरेज निकालने के लिए मंथ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट की वैल्यू आप लोगे। तो मंथली एवरेज निकाल दिया, तो स्टेप नंबर 1 में मंथली एवरेज निकाला। अब मंथली एवरेज में डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो उस सिचुएशन में एनुअल एवरेज निकल आएगा। उसके बाद उसका 1% करोगे स्टेप नंबर 2 का, तो आपका क्या होगा? ये फिगर निकल आएगा। तो इस तरह से रूल नंबर 8D बताया। उम्मीद है एक बार आप इसको पढ़ोगे, रीड आउट करोगे। अब हम लोग बात करते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम TDS टू सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चैप्टर में एक सेक्शन देखा होगा, सेक्शन नंबर 23DA। अगर ये 23DA पूरा ना याद आए तो इतना तो आप याद रख सकते हो कि सेक्शन 10 में सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का जो इनकम होता है, सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो इनकम होता है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी से जो भी इनकम होता है, ठीक है, वो 1023DA में एग्जेम्प्ट होता है। अब ये तो आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं आपका TDS का जो चैप्टर होता है उसके रिस्पेक्ट में। TDS का चैप्टर होता है 17, ठीक है। TDS का जो चैप्टर 17 होता है, ठीक है, उस 17 में एक सेक्शन आता है 197A का 1F, 197A का 1F। अगला नोटिफिकेशन भी जब मैं बताते रहूंगा तब मैं ये 197A 1F बोलूंगा। 197A 1F यहां पर भी आपको काम आएगा, इसलिए आप ध्यान रखो यहीं पर ही। 197A का 1F, इसमें पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन, AOP वगैरह का जो स्पेसिफाइड पेमेंट देने पर TDS काटने का जो कंडीशन होता है उससे बचा सकती है। मतलब आप किसी भी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को जब पेमेंट दे रहे हो तो पेमेंट देते वक्त में आपको TDS नहीं काटना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से बता सकती है, ठीक है।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी पावर का यूज करते हुए 197A के 1F को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो 1023D वाला 1023DA वाला इनकम होता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को, ठीक है, अगर इसको कोई ये वाला इनकम का पेमेंट करते रहेगा तो पेमेंट करते वक्त में क्योंकि इनके हैंडमेड एग्जेम्प्टेड होगा तो आप भी टीडीएस नहीं काटो, आपको भी टीडीएस नहीं काटना है। ये बात जो है नोटिफिकेशन के थ्रू बताई गई। अब सेम सेक्शन 197A 1F के बारे में मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूं, ठीक है, आपका अगला नोटिफिकेशन, ठीक है। यहां पर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है कि किसी भी स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को या एओपी को स्पेसिफाइड पेमेंट करने के दौरान, स्पेसिफाइड पेमेंट वर्ड आप गौर करो ना, यहां पर स्पेसिफाइड पेमेंट, ठीक है, तो स्पेसिफाइड पेमेंट अगर मान लो करोगे तो उस सिचुएशन में टीडीएस नहीं काटना है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताती है उसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफाइड पेमेंट के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूँ। यहां पर क्या बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर मान लो आप दो भाग में बांटो, यहां पर एक आपका आरबीआई हो गया, आरबीआई एक्ट के हिसाब से, ठीक है, जो भी सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड बैंक है, सेकंड शेड्यूल जो होता है उसमें लिस्टेड बैंक है एक्सेप्ट फॉरेन बैंक, यानी कि शेड्यूल बैंक एक्सेप्ट फॉरेन बैंक, एक्सेप्ट जो विदेशी बैंक होती है, फॉरेन बैंक को छोड़कर कोई भी पेमेंट करते हो तो आप, ठीक है, कोई भी पेमेंट, यहां पर देखो ध्यान रखे, यहां पर आप जो पेमेंट करते हो, कोई भी पेमेंट करते हो जो कि स्पेसिफाइड है, कोई भी पेमेंट नहीं, सॉरी, यहां पर स्पेसिफाइड पेमेंट करते हो तो स्पेसिफाइड पेमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बैंक को आप पेमेंट करते हो, स्पेसिफाइड पेमेंट करते हो, ठीक है, स्पेसिफाइड पेमेंट थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। या फिर क्या होता है कि आपने आरबीआई ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम कंपनी को, आरबीआई ऑथोराइज्ड जो पेमेंट सिस्टम मेंटेन करने वाली कंपनी होती है, पेमेंट सिस्टम कंपनी, ठीक है, कोई भी पेमेंट आप इस कंपनी को करते हो तो आरबीआई ऑथराइज पेमेंट सिस्टम कंपनी को करते हो तो, ठीक है। तो पहली बात हम लोगों ने देखी कि अगर स्पेसिफाइड पेमेंट करते हो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड जितने भी बैंक है उनको एक्सेप्ट फॉरेन बैंक, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड पेमेंट करते हो आरबीआई ऑथराइज जो आपकी कंपनी होती है, पेमेंट सिस्टम कंपनी होती है, उसको किया तो आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, मतलब टीडीएस नहीं काटोगे, टीडीएस नहीं काटोगे, टीडीएस नहीं काटना है क्योंकि इनको टैक्स नहीं लेंगे तो अब टीडीएस आपको भी नहीं कटवाएंगे, ठीक है। या फिर अदरवाइज किसी प्रोविजन में इनको टैक्स बनता भी है, फिर भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोल दी साफ साफ कि टीडीएस आप नहीं काटोगे तो नहीं काटोगे, आप जिम्मेदार नहीं हो उसके लिए। अब ये स्पेसिफाइड पेमेंट क्या क्या है, ठीक है, एक बार आप जो है वो ध्यान से यहां पर देखो स्पेसिफाइड पेमेंट क्या क्या है। बैंक गारंटी कमीशन, बैंक के रिस्पेक्ट में बैंक गारंटी कमीशन, कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्ज, कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्ज, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट जो होता है उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि आप डिपॉजिटरी के पास जमा करते हो, डीमैट अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। उसके बाद कमोडिटी के रिस्पेक्ट में वेयर हाउसिंग चार्ज, कमोडिटी के रिस्पेक्ट में वेयर हाउसिंग चार्ज। उसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के रिस्पेक्ट का जो कमीशन होता है वो। और यहाँ पर जैसे कि अब ये आरबीआई ऑथराइज पब्लिक जो आपका पेमेंट सिस्टम कंपनी है उसके रिस्पेक्ट में मान लो सेटलमेंट का कोई भी क्लियरेंस चार्ज होता है तो सेटलमेंट जो करेगी आपका इसका कोई भी क्लियरेंस चार्ज होता है तो वो चार्ज। तो इन सबके संदर्भ में बताया गया है कि भाई बैंक गारंटी, कैश मैनेजमेंट सर्विस चार्ज, डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस का जो चार्ज होता है वो, वेयर हाउसिंग चार्ज जो कमोडिटी के रिस्पेक्ट में होता है वो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो कमीशन चार्ज होता है वो, और उसके बाद जो पेमेंट सिस्टम कंपनी को आप करते हो सेटलमेंट के लिए क्लियरेंस चार्ज, उन सब का पेमेंट करते वक्त में टीडीएस नहीं काटोगे, उन सब का पेमेंट करते वक्त में टीडीएस नहीं काटोगे। अब हम लोग अगले नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं, रिलैक्सेशन फ्रॉम डिडक्शन ऑफ टैक्स एट हायर रेट अंडर सेक्शन 206AA। 206AA टीडीएस पढ़ते वक्त में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इसमें बोला गया था कि अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो ज्यादा रेट पर टीडीएस कटेगा। कितने रेट पर टीडीएस कटेगा? जो प्रोविजन में रेट बताया गया होगा वो, या फिर अदरवाइज जो रेट इन फोर्स होगा वो, या फिर 20%, विचएवर इज हायर, मतलब किसी भी कीमत में आपको 20% से कम नहीं लगेगा रेट अगर आपने पैन नहीं दिया तो। तो यहां पर क्या बोला गया था कि आपका जो प्रोविजन में रेट है वो, या फिर रेट इन फोर्स है वो, या फिर आपका 20%, इन तीनों में जो हायर होगा अगर आपने पैन नहीं फर्निश किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस हायर रेट पे कटेगा। अब जिसका टैक्स कटता है उसका पैन जो है कोड करना जरूरी होता है, ठीक है, मतलब जिसको पेमेंट मिल रहा है उसका पैन नंबर कोड करना जरूरी होता है। अब जहां तक बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि आपका क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन, तो कुछ सेक्शन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब ये
206AA का जो हायर रेट से टीडीएस कटने वाला कंडीशन होता है उसे बचा लिया गया है। अब ये जो बचा लिया गया है, अब तक आपने देखा होगा नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अगर है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है, अदर दैन फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी, इसको मैं एनआरएफसी लिखता हूं, ठीक है, तो आपको समझ जाना है नॉन रेसिडेंट अदर दैन फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो इसमें आपका जो 194 एलसी के तहत जो पेमेंट किया जाता है, 194 एलसी बोलो तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है इनको, विदेशी लोगों को लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अब ये नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को ये नहीं बोल सकते हो आप कि भैया पैन अपना लो और पैन फर्निश करो, ठीक है, हमारे 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 एक्ट के हिसाब से पैन लो और उसको फर्निश करो। तो ये 194 एलसी में राहत दिया गया था। लेकिन बाकी विदेशी लोगों का क्या, अदर पेमेंट के रिस्पेक्ट में क्या, तो अदर पेमेंट के रिस्पेक्ट में ही यहीं पर आपकी चर्चा आती है नोटिफिकेशन 53/2016। यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने बोला, किसने बोला, सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, इसके पास दबंग पावर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के पास। तो उसने अपने दबंग पावर का यूज करते हुए क्या बोला, इसने प्रिस्क्राइब नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया, बोला गया कि जो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी डिडक्टिव होती है, ठीक है, अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें फर्निश कर देती है, कुछ जानकारियां हमें आप दे दोगे भैया आप लोग, तो उस परिस्थिति में आपको पैन फर्निश करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब पैन फर्निश करने का रिक्वायरमेंट से आपको माफ़ी मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली आप 206AA के दायरे में नहीं आओगे। अब इसमें क्या क्या फर्निश करने के लिए विदेशी लोगों को बोला, इनका ईमेल आईडी, इनका नाम और इनका कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पहली बात। दूसरी बात कि जिस कंट्री या टेरिटरी में आप लोग रहते हो वहाँ का एड्रेस, प्रूफ के साथ वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी कंट्री कोई सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस इशू करती है तो वो आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस इशू करती है तो वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी कंपनी आपको टैक्स चार्ज करने के लिए अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है, जैसे कि हमारे इधर पैन कार्ड होता है, वैसे ही आपको कोई अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको देना पड़ेगा। अगर अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं देती है तो यूनिक नंबर, जिससे आपको वो कंट्री, आपकी जो कंट्री या टेरिटरी है वो आपको आइडेंटिफाई करती है, तो वो यूनिक नंबर हमें दे दो, या तो आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दो या फिर अदरवाइज यूनिक नंबर दो, देना तो पड़ेगा कोई नंबर। अब यहां पर क्या क्या बोला गया विदेशी कंपनी लोगों से या फॉरेन कंपनी से, सीबीडीटी ने क्या क्या बोला कि आपको पैन फर्निश करने की जरूरत नहीं है अगर आप अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हो, साथ में एड्रेस प्रूफ देते हो, जिस कंट्री या टेरिटरी के आप हो वहां का आप पता देते हो प्रूफ के साथ। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस अगर आपकी कोई आप कंट्री या टेरिटरी इशू करती है तो वो देना, अगर इशू करती है तो ध्यान रहे इफ एनी, ठीक है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर कुछ देती है आपको तो आपकी कंट्री या टेरिटरी, तो वो हमें दिखाइए, अदरवाइज कोई यूनिक नंबर तो देती ही होगी, ठीक है। हमारे यहाँ पैन कार्ड होता है, जैसे कि दूसरा आधार कार्ड होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, कुछ तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका होगा, तो वो हमें ला के दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको 206AA के दायरे में नहीं रखेंगे। अदर पेमेंट के रिस्पेक्ट में भी ऐसा बोला गया। अब हम लोग इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग देखते हैं क्लासेस ऑफ बायर who are not required to collect tax at source under section 206C1D। अब ये 206C ये आपको क्या बोलता है, ये आपको बोलता है टैक्स कलेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक यहाँ पर हमारा छूट रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। स्कोप ऑफ क्वालिफाइंग फॉर ई रिटर्न, ठीक है, ई रिटर्न इंटरमीडियरी एक्सटेंडेड, किस मतलब ई रिटर्न इंटरमीडियरी, इस टर्म को आप गौर करना। एक सेक्शन होता है आपका 139(1)(b), ये सेक्शन में बोला गया है कि रिटर्न फाइल करने का एलिजिबल पर्सन, ठीक है, अगर जो रिटर्न फाइल करने का जो एलिजिबल पर्सन होता है, जो सेक्शन 139 में जिसको रिटर्न फाइल करना है, वो लोग अगर अपने सारे इंफॉर्मेशन को ई रिटर्न इंटरमीडियरी को दे देता है, और ये ई रिटर्न इंटरमीडियरी को वो पर्सन ने दे दिया, सारे अपनी जानकारियां जो होती हैं वो सारे जानकारियों को दे दिया। अब ये ई रिटर्न इंटरमीडियरी, ये महानुभव क्या करेंगे, ये महानुभव सारे डाटा को डिजिटलाइज कर देंगे, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ड्यू डेट से पहले पहले ही रिटर्न जाके जमा कर देंगे। ये महानुभाव ई रिटर्न इंटरमीडियरी, इनको पावर दिया गया है, ये स्पेशल लोग हैं, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये जो ई रिटर्न इंटरमीडियरी है, पहले इसमें केवल सीए आता था,
ठीक है, प्लस एडवोकेट आता था, जिनके पास फर्म अलॉट किया, जिसके पास पैन अलॉट किया गया है, पैन इनको अलॉट किया गया है, ठीक है, या फिर आपके इनके फर्म को दिया गया है, पैन इनको दिया गया है या इनके फर्म को दिया गया है, ठीक है, मतलब इनको जो पैन नंबर है, पैन नंबर होना इनके पास कंपलसरी है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये ई रिटर्न इंटरमीडियरी बनने के लिए क्वालिफाइड लोग होते थे। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अब इनके लिस्ट में और भी नाम जुड़ गए, कंपनी सेक्रेटरी जुड़ गया, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी जुड़ गया, कॉस्ट अकाउंटेंट जुड़ गया, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट जुड़ गया। उसके बाद जो आपका क्वालिफाइड टीआरपी होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, ठीक है, टीआरपी, ठीक है, क्वालिफाइड जो होता है वो, इन लोगों के पास भी अगर पैन है, इनको भी अगर पैन इशू किया गया या फंड जो इन लोगों को एलोकेट किया गया है, सॉरी अलॉट किया गया है, ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इसके नाम में अब देखो पहले 2 लोग ही थे, अब टोटल 5 लोग मिला के हो गए, इनके पास पैन होना जरूरी है, ठीक है। तो ये लोग ई रिटर्न इंटरमीडियरी जो होते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप देखो पॉइंट, एक्सटेंडेड टू इंक्लूड कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड टीआरपी, ठीक है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में। क्लास और क्लासेस ऑफ बायर्स हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 206C, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, 206C में देखा होगा 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट किया जाता है बायर से, ठीक है। जब बायर खरीदते रहेगा तो बायर को जब पैसा पेमेंट कर, बायर जो होता है वो पैसा पेमेंट करते रहेगा, ठीक है। तो पैसा सिर्फ उतना ही नहीं लेना जितना कंसिडरेशन होगा, उसके अलावा भी कुछ लेना है उसको, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। अब सेलर की जिम्मेदारी होगी कि सरकार को जाकर वो जमा कर दे। तो कुछ केस में 1% के रेट से टैक्स कलेक्ट करता है सेलर अपने बायर से। अब जहां तक बात करते हैं कि 2 मामले आपने देखे होंगे, एक ज्वेलरी का मामला, एक बुलियन का मामला। ज्वेलरी के मामले में अगर 5 लाख से ज़्यादा का खरीदता है तो कोई भी बायर हो, बायर यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा का खरीदोगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में टैक्स कलेक्ट करेगा। बुलियन के केस में 2 लाख से ज़्यादा का खरीदोगे, ठीक है, तो टैक्स कलेक्ट करेगा। बुलियन के केस में 2 लाख से ज़्यादा का खरीदोगे तो टैक्स कलेक्ट करेगा। फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंडमेंट के हिसाब से अदर गुड्स एंड सर्विसेज पर भी ये कंडीशन आ गया, अदर गुड्स एंड सर्विसेज पर भी ये कंडीशन आ गया। अब जहां तक बात करते हैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, ये डिपेंड करता है आपका बायर कौन है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिपेंड करता है बायर कौन है और अमाउंट कितना है, 2 फैक्टर पर डिपेंड कर दिया। पहला फैक्टर बोल गया कि अगर मान लो कि अप टू 2 लाख है तो मतलब 2 लाख प्लस होना चाहिए यहां पर, तो अप टू 2 लाख कोई टीसीएस नहीं होगा, मतलब कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद कितना भी अमाउंट है, एनी अमाउंट, लेकिन अगर स्पेसिफाइड लोग हैं वो बायर है, बायर ध्यान रहे स्पेसिफाइड लोग है, यही स्पेसिफाइड लोग के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अगर बायर स्पेसिफाइड लोग है तभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो कि ये क्राइटेरिया भी नई कंडीशन पूरा करता है, 2 लाख तक का मामला भी नहीं, 2 लाख से अबव है, 2 लाख से अबव, यानी कि अदर देन स्पेसिफाइड लोग हैं बायर, तो उस सिचुएशन में आपको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, अदर देन ये स्पेसिफाइड लोग हैं। तो अब ये स्पेसिफाइड लोग कौन है जिसको माफ कर दिया गया, ये स्पेसिफाइड लोग कौन है, इसका लिस्ट जो है आप आरटीपी में एक बार देखो ध्यान से। ये स्पेसिफाइड लोग हैं सरकार, ठीक है, या फिर एम्बेसी, हाई कमीशन या फॉरेन स्टेट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होता है वो। उसके बाद जो आपका जो यूनियन नेशन एक्ट के हिसाब से नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है वो, ठीक है, तो सरकार हो गई। और उसके बाद हाई कमीशन या एम्बेसी वगैरह सब हो गया। उसके बाद जो है आपका जो कि यूनियन नेशन एक्ट के हिसाब से, ठीक है, यूनियन नेशन एक्ट 1947, ठीक है, तो आपका आज़ादी का ईयर है इसलिए आपको याद रखना चाहिए 1947। तो ये स्पेसिफाइड लोग अगर बायर हैं तो इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, स्पेसिफाइड लोग बायर हैं तो इनसे कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी अदर लोगों के रिस्पेक्ट में अगर 2 लाख से एक्सीड करता है अदर गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से सरकार ने बैंड बजा के रखी हुई है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये आपने कहाँ देखा होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो स्टेट होते हैं इनके जो नोटिफाइड एरिया हैं, ठीक है, ये 4 स्टेट के नोटिफाइड एरिया के रिस्पेक्ट में 2 सेक्शन आपने पढ़ा होगा बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर पढ़ते वक्त में। 2 सेक्शन क्या क्या पढ़ा होगा, एक 32 AD, ठीक है, और दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन के सेक्शन के बारे में देखा होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपका सेक्शन कौन सा है, 32 सबसेक्शन 1 का 2A। अब ये सारी चीजें आपके दिल और दिमाग सब में सेक्शन नंबर के साथ याद रहना चाहिए, ठीक है। 32 AD और 32 सबसेक्शन 1 के 2A के बारे में मैं आपको याद दिलाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। 32 AD सेक्शन में क्या बोला गया कि अगर 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31/3/2020 के बीच में,
ठीक है, ये 4 स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, 4 स्टेट के नोटिफाइड जगह पर, 4 स्टेट के, ये जो तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश है, इसके नोटिफाइड जगह पर अगर मान लो कि कोई न्यू अंडरटेकिंग का सेटअप करता है, कोई अंडरटेकिंग का सेटअप करता है और उसके लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है, ठीक है, तो जितना का न्यू प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे उसके एक्चुअल कॉस्ट का 15% डिडक्शन मिलेगा इन एडिशन टू अदर डिडक्शन, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट का 15% डिडक्शन मिलेगा इन एडिशन टू अदर डिडक्शन। अब जो इनकम टैक्स के अदर डिडक्शन के अलावा, अब जहां तक बात करते हैं, अब ये जो लोग होंगे जो 32 एडी के लिए एलिजिबल होंगे, उनको एडिशनल डेप्रीशिएशन के बारे में भी ज़्यादा रेट बताया गया था, 35% बताया गया था, यानी कि दूसरों को तो 20% का रेट है, इनको एडिशनल डेप्रीशिएशन का सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन 35% रेट बताया गया था। इन चारों स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया को आपको डिस्क्राइब किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 61/2016 से। अब सोचो 61/2016, यहां पर नोटिफिकेशन नंबर याद रखो, क्योंकि इन चारों स्टेट के कौन कौन सी जगह की बात हो रही है वो तो आपको याद होगा नहीं। इवन प्रैक्टिकल सॉल्व करते वक्त में भी अगर आपको ये 2 सेक्शन से सवाल उठ गया तो आप लिख सकते हो कि मतलब आपका 61/2016 में नोटिफाइड मानकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, एजम्पशन में लिख सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर 61/2016। अब 61/2016 नोटिफिकेशन नंबर अगर आप याद रखते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, 61/2016। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो इधर तो 2016 है, उसमें नोटिफिकेशन आया था, इस 16 को पलट दो तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। 16 को पलट दिया तो 61 हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना एग्जाम में, उनको मान लो बहुत कम मार्क्स आए, 16 मार्क्स आए, तो बोले इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी होगी, इंस्टीट्यूट ने मेरा 61 होगा उसको पलट दिया होगा, ठीक है। तो वही वाली बात होगी 2016, 61/2016। ये नोटिफिकेशन नंबर आप याद रखो ताकि आप अप्रोप्रिएट जगह पर इस बात को लिख सको। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं आईसीडीएस के बारे में अपनी चर्चा, ठीक है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे देना चाहूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल CSCSvideos.com पे हमने ऑलरेडी जो होता है यहाँ पर आईसीडीएस के 4 वीडियो जो होते हैं वो अपलोड करके रखे हुए हैं, 4-5 वीडियो है उसको हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। लेकिन वो जो आईसीडीएस होता है वो 31/3/2015 के नोटिफिकेशन पर आधारित है। और अभी जो आपका नया नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन नंबर आपका है वो आपका 29/9/2016। अभी 31 मार्च 2015 और ये आपका 29 सितंबर 2016। बस ये नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपके लिए पढ़ने की विशेष चीज़ है, बाकी हर जगह डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप जान लोगे और उसको पढ़ लो, ठीक है, उसको सारी वीडियोस को देख लो, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है, करीब करीब 45 मिनट्स की 4-5 वीडियो है जिसमें हमने पूरा का पूरा आईसीडीएस कवर किया है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, उसको भी 3 भाग में कवर किया है, ठीक है। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो होता है 3 भाग में कवर किया है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, तो सबसे पहले जो सेलिएंट फीचर्स होते हैं, कुछ बेसिक बातें, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें, उसके बाद पूरा का पूरा आईसीडीएस के टेक्स्ट को डिस्कस किया है, ओरिजिनल टेक्स्ट को डिस्कस किया है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्स्ट को डिस्कस किया है, ठीक है। ये टेक्स्ट को बस एक बार आपको गो थ्रू करना, एक बार आपने सुन लिया ध्यान से, थोड़ा बहुत मार्क वगैरह कर लेना, वो काफ़ी है। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उन्होंने आईसीडीएस में क्या क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, 3 बातें देखी है। अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से देखना है कि ये नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन में अंतर क्या है, ये नोटिफिकेशन में अंतर क्या है, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये 29/9/2016, ये डेट भी आपको याद रखना है और ये वाला डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये डेट और ये डेट दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है दोनों डेट को एग्जाम में लिखते हुए एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करने की। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आईसीडीएस के बारे में अपनी चर्चा, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के बारे में अपनी चर्चा आपके आरटीपी के एस्पेक्ट से रिवीजन टेस्ट पेपर में 17 के में जो दिया गया है। पहले क्या था, ये जो आपका जितने भी एसएससी होते हैं ऑल एसएससी, पहले ऐसा दिया गया था, पहले बोला गया था, एक पहले का मतलब जब भी मैं बोलूंगा 31 मार्च 2015 वाले में, ठीक है, ऑल एसएससी जिसका इनकम बिजनेस प्रोफेशन हेड में, पीजीबीपी में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, ठीक है, और वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है, ठीक है। आपको पता है कि क्या सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम इनको अलाउड होता है, ठीक है, 145 सेक्शन के हिसाब से। तो जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए 10 प्रकार के
आईसीडीएस का पालन करना पड़ेगा अपने इनकम को कंप्यूट करने के लिए और डिस्क्लोज करने के लिए। मतलब यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा है कि पीएल अकाउंट आप हमारे हिसाब से बनाओ, यहां पर कंप्यूट करो हमारे हिसाब से और डिस्क्लोजर दे दो हमें, काफी है आपका नियम, हम मान लेंगे कि आपने पूरा कर लिया है। तो इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 प्रकार के इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2015 को इशू किया था, जो कि 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव किया गया था। बाद में उसको हटा दिया गया था कुछ दिनों के लिए, फिर से गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है तो फिर से इसको ले आया। अब जहां तक बात करते हैं कि ये 29 तारीख को जो आया आपका 29/9/2016 को जो नोटिफिकेशन आया, ठीक है, उस नोटिफिकेशन में बोला गया सबको नहीं, कुछ लोगों को बख्श दो, कुछ लोगों को माफ कर दो। किसको माफ कर दो? इंडिविजुअल या हफ, जिसको प्रीवियस ईयर में 44 AB के तहत, ध्यान रहे इनकम टैक्स एक्ट का ही तहत ऑडिट, दूसरे आपका एग्जाम में दिया रहेगा कि भाई इसको ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था प्रीवियस ईयर में, अदर लॉ में, लेकिन तो ऐसा हिंट ध्यान पकड़ना है आपको, ठीक है। ऑल एसएससी एक्सेप्ट इंडिविजुअल या हफ, जिसको 44 AB के तहत प्रीवियस ईयर में ऑडिट नहीं करवाना था, इनको छोड़कर बाकी कोई भी एसएससी होंगे जिनका इनकम बिजनेस प्रोफेशन या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है और वो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का जो 10 स्टैंडर्ड है, इसका पालन इनको करना पड़ेगा। अब उम्मीद है कि इतना सुनने के बाद आप पूरी वीडियो जो है एक बार कवर करोगे, ठीक है। आईसीडीएस का जो यूट्यूब चैनल पे भी हमने दी हुई है, हमारा यूट्यूब चैनल cscsvideos.com पे भी हमने दी हुई है, ठीक है, इसको आपको ध्यान से सुनना है। अब जहां तक बात करते हैं कि कुछ आपके आईसीडीएस होते हैं, आईसीडीएस 1 से लेकर 10 तक आते हैं, ठीक है। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 1, 7 और 10, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब जो पुरानी वीडियो है बिंदास आप वहां से उसको सुन सकते हो, 1, 7 और 10 को, 1, 7 और 10 को बड़ा आराम से आप वहीं से सुन सकते हो। अब बाकी जो बच गए 7, उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। अब क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अलग अलग आईसीडीएस में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियोस को रोक के पहले आईसीडीएस कंप्लीट करोगे, फिर अंतर को देखोगे। नहीं तो एक काम करो, अभी आप अंतर देख लो, उसके बाद भी उन वीडियोस को सुनोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़े काम की चीज़ है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी आपका जो है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करता है, और यहाँ पर भी आईसीडीएस 2 आता है, आईसीडीएस 2 है जो आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताता है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या अंतर आया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और ना मैंने दोबारा से पढ़ा है उसको, ठीक है। एक बार आप पास कर जाओ, उसके बाद कौन ज़्यादा पढ़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर आईसीडीएस 2 के रिस्पेक्ट में मैं सारी बातें बताता हूँ, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेना, ठीक है। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करके आपको पूरा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, अलग से एक वीडियो है हमारी, ठीक है, जो आईसीडीएस वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, आईसीडीएस वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या अंतर है दोनों में, ठीक है, एप्रोप्रिएट जगह पर, ठीक है। वो वीडियो आप सुनोगे तो आपको बहुत चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी। अब जहाँ तक बात करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक तरह से आप भूल जाओ आईसीडीएस को पढ़ते वक्त में, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपका क्या बोलता था, ठीक है, जो कि आपकी यहाँ पर आरटीपी में जो लिखी हुई है, मैं थोड़ी बातें बताता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बोलता है कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो होता है वो अलाउ करता है वैल्यूएशन के लिए, अगर जो एक्चुअल कॉस्ट होगा इन्वेंट्री का एक्चुअल कॉस्ट आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है। एक्चुअल कॉस्ट, भाई इन्वेंट्री का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, अगर ये एक्चुअल कॉस्ट आप जो होते हैं अदरवाइज डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो AS2 आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अलाउ करता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, जो कि आपका नॉर्मल कैपेसिटी पर जो खर्चा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा, तो वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को अलाउ करता है कि भाई इन्वेंट्री को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इन्वेंट्री की वैल्यू को, सब्जेक्ट टू कंडीशन की अप्रॉक्स वही रिजल्ट देती हो जो एक्चुअल कॉस्ट का रिजल्ट हो। अब जहां तक बात करते हैं कि आईसीडीएस 2 के बारे में, आईसीडीएस 2 हमारा मुख्य मुद्दा, आईसीडीएस 2 क्या बोलता है, इसमें बोला गया था, पहले ऐसा स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह सबके मेथड के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई थी। अब यहां पर बोला गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या फिर रिटेल कॉस्ट मेथड, नाम से ही क्लियर है कि भाई रिटेल मार्केट में जो प्राइस होगा उसके आधार पर आप डिटरमाइन कर सकते हो। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और रिटेल कॉस्ट मेथड का पालन किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए, अगर सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपको अप्रॉक्स रिजल्ट देता हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के बराबर, अगर अप्रॉक्स उतना रिजल्ट देता हो तो। अब जहां तक बात करते हैं
यहां पर क्या बोला गया, पहली बात तो ये बोला गया कि भाई दो मेथड जो होते हैं आप कर सकते हो। दूसरी बात यहां पर बोली गई डिफरेंस है पिछली बार से और इस बार में। पिछली बार का मतलब आपको याद रखना डेट वाइज, ध्यान रहे डेट वाइज। मैं पिछली बार बोला मतलब कि आपका जो 31 मार्च वाला था, 31 मार्च 2015 वाला था वो नोटिफिकेशन, और अभी वाला बोला प्रेजेंट वाला फिलहाल वाला तो 29/9/2016 वाला नोटिफिकेशन। ठीक है, अब छोटे बच्चों की तरह मैं बार बार ये चीज तो बताऊंगा नहीं, पिछले बार और इस बार, पिछली बार और इस बार इतना भी बोलूंगा तो आपको समझ जाना है। सेकंड क्या अंतर आया, सेकंड अंतर आया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो है, इस मेथड में जो जो पालन करोगे आप, उसमें नॉर्मल लेवल कैपेसिटी पर, नॉर्मल लेवल, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपने ये पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल कैपेसिटी पर का वैल्यू देख के हम लोग स्टैंडर्ड कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड का फिगर जो है थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल में तो ये आपको नॉर्मल लेवल बता दिया जाता है, लेकिन आपको नॉर्मल लेवल पर आपको जनरली किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में नॉर्मल लेवल के कैपेसिटी पर जो भी मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा या अदर खर्चा होता है, उसको आधार बनाना है स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। तीसरी बात, ये भी स्टैंडर्ड कॉस्ट के रिस्पेक्ट में ही बताई गई। तीसरी बात क्या बोली गई, जहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अपनाएंगे वहां पर इस फैक्ट को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अपनाया है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए, ये फैक्ट लिखना पड़ेगा साफ साफ। और साथ में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड जो आपने मेजरमेंट किया है नॉर्मल लेवल कैपेसिटी आधार पर, उसका भी डिटेल लिखना पड़ेगा, डिटेल ऑफ मेजरमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिटेल ऑफ मेजरमेंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह से इतनी ही बात ICDS 2 में बताई गई है। पहली बात कि आपका अंतर आ गया इतना ही कि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या फिर रिटेल कॉस्ट मेथड यहां पर परमिटेड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नॉर्मल लेवल कैपेसिटी पर डिटरमाइन करना है, उसके बाद फैक्ट को और डिटेल ऑफ कंप्यूटेशन को डिस्क्लोज करना है। अब हम अगले ICDS के बारे में चर्चा करते हैं, ICDS 3 की चर्चा करते हैं। ICDS 3 क्या बोलता है, 31 मार्च 15 वाले नोटिफिकेशन में क्या लिखा था और आपका करंट नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 31/3/15 और 29/9/16। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर जो क्या बोलते हैं आपको ICDS 3 किसके रिस्पेक्ट में डील करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब ऑब्वियसली पता होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब ऑब्वियसली पता होगा। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि 31 मार्च 2015 वाले नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में ICDS 3 में, कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली हमारे ही स्टैंडर्ड एंड प्रोविजन के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, भले ही आपका डेट कोई भी हो, भले ही कोई भी डेट हो, मतलब आपको अगर 31 मार्च 2015 को कोई जो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आपको अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब कंप्लीट नहीं हुआ तो 31 मार्च 2015 से जो भी आप रेवेन्यू या कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करोगे ये हमारे ही ICDS 3 के हिसाब से करोगे। लेकिन 29/9/2016 वाले में क्या बोला गया कि अगर मान लो कि 31 मार्च 2016, यहां पर ध्यान रखें डेट, 31/3/2006 को कुछ WIP है, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उस सिचुएशन में जो आपका प्रीवियस ईयर होता है 16-17, ठीक है, 16-17 जो प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है, 16-17 प्रीवियस ईयर से पहले, मतलब 16-17 प्रीवियस ईयर से पहले, ठीक है, ये वाले प्रीवियस ईयर से पहले जो भी प्रीवियस ईयर होगा उसका कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होगा, आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होगा, ठीक है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होगा वो आपको ऑलरेडी जो मेथड आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है, अगर मान लो कि वर्क इन प्रोग्रेस है तो आगे भी उसी से आप फॉलो करते चलोगे। मतलब यहां पर आपको इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं किया, बोला गया कि भाई अगर मान लो कि प्रीवियस ईयर 16-17 से पहले की बात है, ठीक है, पहले का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो जो मेथड आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे उसी से कंटिन्यू रहो, वो हमारे ICDS से आपको आना नहीं है, जबरदस्ती आपके साथ नहीं किया, यहाँ पर थोड़ी राहत दी गई। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ICDS 4 के बारे में, ICDS 4 ये आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताता है। अब यहाँ पर क्या क्या अंतर आया उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या अंतर आया उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो पहली बात अंतर आई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में।
तो पहला डिफरेंस आया यहाँ पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट होता है, मतलब आपका रीजनेबल सर्टेनिटी है अल्टीमेट कलेक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं रीजनेबल सर्टेनिटी अल्टीमेट कलेक्शन की। और वो रीजनेबल सर्टेनिटी कब होती है? जब आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट है, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं तब आप रिकॉग्नाइज करते हो। यहां पर क्या बोला, 31 मार्च 2015 और 29/9/16 वाले में क्या अंतर बताया गया। यहां पर बोला गया, ठीक है, ICDS 4 में 31 मार्च 2015 में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, जैसा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला कि भाई आपका रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया चर्चा ही नहीं की गई थी, मतलब था ही नहीं। लेकिन 29/9/2016 वाले में क्या बोला गया ICDS में, ठीक है, चेंज करके कि अगर मान लो कि एक तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, दूसरा कि 90 डेज ड्यूरेशन वाला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब 90 डेज वाला आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट होने पर, ठीक है। तो अगर आपका 90 डेज ड्यूरेशन वाला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, 90 डेज ड्यूरेशन वाला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अदर है, अगर 90 डेज वाला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तब आप क्या कर सकते हो, रीजनेबल सर्टेनिटी फॉर जो अल्टीमेट कलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट या फिर सब्सटेंशियली कंप्लीट होना चाहिए, तब आप उस आधार पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन जो अदर है, अदर वाले के केस में क्या करोगे आप, जैसा कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ICDS आपको बताता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन या फिर आपका स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इस पे जो स्ट्रेट लाइन बेसिस, जैसे जैसे समय बीतते चला जाएगा आपको पैसे मिलते चलेंगे या काम होते चला जाएगा, वैसे वैसे आप रिकॉग्नाइज करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के आधार पे, ठीक है। लेकिन 90 डेज वाला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस सिचुएशन में आप सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाता है या फिर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रीजनेबल सर्टेनिटी फॉर अल्टीमेट कलेक्शन आ जाता है, तो उसके आधार पर आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो। ICDS 4 में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में एक बात आपने देखी। अब जहां तक बात करते हैं, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि इंटरेस्ट की चर्चा, ICDS 4 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट की चर्चा, ICDS 4, यहां पर हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की चर्चा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो पहले ICDS में बोला गया था कि जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको एक्रू बेसिस पर यानी कि आपका ड्यू बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है। पहले वाला ICDS 31/3/15 ने आपको बोला था कि एक्रू, ठीक है, एक्रू बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हो जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम को। अब जहां तक बात करते हैं, यहां पर क्या बोला गया, अब आपका 29/9/2016 को 29/9/2016 को क्या बोला गया, 29/9/2016 को बोला गया कि अगर मान लो कि टैक्स, ड्यूटी या सेस पर आपको इंटरेस्ट मिलने की बात आती है तो रिसीव बेसिस पर इनकम मानो, टैक्स, ड्यूटीज या सेस, इन सब पर जो ब्याज मिलता है आपको, इसको आपको रिसीव बेसिस पर ही इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज करना है, रिसीव बेसिस पर, बाकी सबको एक्रू बेसिस पर बाकी ब्याज को कर सकते हो। अब हम लोग अगले ICDS की चर्चा करते हैं। ICDS अगला कौन सा है आपका, अगला आपका ICDS 5 है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अगला ICDS टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताता है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। पहले वाले ICDS में रिक्वायरमेंट बताया गया था कि आपको जो भी आपका क्या बोलते हैं, क्या जॉइंटली ओन्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, जॉइंटली ओन्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, उसको आपको सेपरेटली जो होता है वो रजिस्टर में बताना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में बताना पड़ेगा सेपरेटली, जो कि जॉइंटली ओन्ड है, ठीक है। इस क्राइटेरिया को अब हटा दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 6 के रिस्पेक्ट में। ICDS 6 आपको क्या बोलता है, ये बोलता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपका जो चेंज होता है उसके इफेक्ट के संदर्भ में ये ICDS बताता है। अब जहां तक बात करते हैं, आपको पहले ऐसा था ना, जैसे अकाउंट्स में आप इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल करते हो, ठीक है, तो यहां पर भी ऐसा क्राइटेरिया डाल दिया गया था कि दो भाग में आप बांटो, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। लेकिन अब ये क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। अब यहां पर आपको जो आप इफेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में आपको क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
दूसरी बात कि जो भी नॉन मॉनेटरी आइटम होगा, नॉन मॉनेटरी आइटम, जैसा कि आपने ICDS 6 में मैंने बताया है कि भाई इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल क्या होता है और मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम में आप क्लासिफाई करते हो। अगर मान लो कि नॉन मॉनेटरी आइटम में अगर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की बात है, अगर इसमें इन्वेंट्री है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है आपका, इन्वेंट्री है, तो उस सिचुएशन में इन्वेंट्री की बात अगर है तो जो भी NRV पर जो आपका जो भी इन्वेंट्री है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो NRV पर अगर फॉरेन करेंसी रिकॉग्नाइज्ड है तो इन्वेंट्री है प्लस आपका फॉरेन करेंसी जो होता है वो NRV जो होता है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, NRV जो होता है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। तो जब भी आप वैल्यू डिटरमाइन करोगे, वैल्यू डिटरमाइन करने के वक्त में जब आपको वैल्यूएशन डेट पर या फिर अदर डेट पर वैल्यू डिटरमाइन करना है, उस वक्त जो एक्सचेंज रेट होता है उससे कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट उस वक्त का होता है जब वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप गए हो, उस वक्त के एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करना है। नॉन मॉनेटरी आइटम के रिस्पेक्ट में इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि NRV जो फॉरेन करेंसी में जिसका NRV डिनोमिनेट किया गया है, उसको जब कन्वर्ट करोगे उस वक्त का एक्सचेंज रेट आपको लेना है। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 8 के बारे में। ICDS 8 जो होता है वो सिक्योरिटीज पर चर्चा करता है, ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटीज पर चर्चा करता है। यहां पर हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए क्या होता है, अगर मान लो कि सिक्योरिटी को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करके रखा हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहां पर जो सिक्योरिटी को हेल्ड करता है स्पेसिफाइड लोग, स्पेसिफाइड पर्सन। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन हो गया, तो ये आपका एक शेड्यूल बैंक हो गया, शेड्यूल बैंक ने होल्ड करके रखा है, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपका कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया गया है, ऐसा स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या फिर जो आपका शेड्यूल बैंक होता है, ये लोग स्पेसिफाइड लोग हो गए। पार्ट ए में एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर हेल्ड करके रखा है सिक्योरिटी किसी ने, तो उसकी बारे में चर्चा की गई है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं पार्ट ए के रिस्पेक्ट में, इसके स्कोप को आपका बढ़ाया गया है और बोला गया है कि अगर मान लो शेयर ऑफ कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट ए में जो आपका सिक्योरिटी होगा एज ए स्टॉक इन ट्रेड, इसमें बोला गया है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब बोला गया है कि आपका कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, पब्लिक कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, कंपनीज इन विच यानी कि आपका क्लोजली हेल्ड कंपनी भी इस दायरे में अब आ गया। तो इसके स्कोप को बढ़ाया गया और बोला गया शेयर ऑफ कंपनी जिसमें पब्लिक जो होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है वो भी आएगा। साथ में यहाँ पर बोला गया, पहली बात तो ये बोली गई, फर्स्ट थिंग तो ये, सेकंड बात यहाँ पर बोला गया पार्ट ए के संदर्भ में, साथ में यहाँ पर बोला गया कि आपका यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, वहाँ पर जगह नहीं बच रहा था, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा ICDS 8 के बारे में। ICDS 8 किस चीज़ के रिस्पेक्ट में चर्चा करता है, तो आपका सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में चर्चा करता है। इसमें हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए पूरा हम लोग देख लेते हैं। पार्ट ए में मतलब एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर सिक्योरिटी को हेल्ड करके रखा है, तो इसमें पहली बात अमेंडमेंट करके आपकी बताई गई ICDS 8 में, यहाँ पर बोला गया कि अगर मान लो इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया, पहली बात स्कोप को कैसे बढ़ाया गया, इसमें उस कंपनी को भी अब कवर कर लिया गया जिसमें पब्लिक जो होता है सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, कंपनीज इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, उसको भी कवर कर लिया, ठीक है, कंपनीज, ठीक है, उसको भी कवर कर लिया, नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है। दूसरी बात यहां पर बताई गई कि अगर यहां पर सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी अगर अदर दैन अनलिस्टेड या अनकोटेड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो होता है अदर दैन अनलिस्टेड है, ठीक है, अगर सिक्योरिटी अदर दैन अनलिस्टेड है, ठीक है, प्लस उसका जो होता है आपका स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हर जो होल्डर होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ा है, इनकम टैक्स भी पढ़ा है, उसमें यहाँ पर क्या था कि पहले जो होता है ये आपका क्या बोलते हैं फीफो मेथड ही था, पहले वाले
आईसीडीएस में फीफो मेथड से ही आपको डिटरमाइन करना, फीफो मेथड। लेकिन अब बोल दिया गया है कि वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड भी अलाउड है। ठीक है, वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड से भी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ये वाला ऐड किया गया है। ठीक है, आपके नए आईसीडीएस में ये वाला ऐड किया गया है 29/9/2016 को। ठीक है, तो दो बातें इसके रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देनी है। पार्ट ए की चर्चा हमारी यहीं पर संपन्न होती है, एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर हेल्ड करके रखा हुआ है तो। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी आपको क्या बोलता है, ध्यान रहे, पार्ट बी जो होता है वो अगर मान लो कि आपका शेड्यूल बैंक है तब, या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है,